सरकार केवल ऐसा कोई काम करती है जिसका विरोध ही हो। टेंडर मिलेगा जिसकी सेटिंग है। और तो आपकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं रहती हैं उन प्रतिक्रियाओं में रोस्टिंग ज्यादा होती है, ऐसा मुझे दिखता है। हाँ, मतलब आप सपोर्ट टू अपोजिशन है और सत्ता से केवल सवाल है। गलत सवाल पूछ के आप 100 रुपए वसूल रहे हैं। ये बेसिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। शिक्षक की आवश्यकता केवल सवाल तक ही सीमित हो, ये जरूरी नहीं है। तो शायद पेपर लीक नहीं होगा, तो फिर आपकी कमेटियां क्या कर रही हैं? नमस्कार साथियों, अभिनय सर के साथ आज एक बहुत लाइट चर्चा शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि इन दिनों इन्होंने काफी ज्यादा हाईलाइटेड चर्चाएं पाली हैं। तो अभिनय सर, आपके साथ लाइट चर्चा में स्वागत है। थैंक यू सर। और हमें आपका उग्र रूप देखने का कतई मन नहीं है। आप हंसी विनम्रता के मजाक। साथ उग्र हो जाएं, हमें आनंद आएगा। ठीक है। हम कुछ उन चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे जो इन दिनों सबके बीच के सवाल बने हुए हैं। कोई कहे कि किसी व्यक्ति के जीवन काल में इतनी उपलब्धियां रही, कोई कहे किसी ने ये किया, किसी ने ये किया, किसी ने ये किया। अभिनय सर को 1 महीना दो, वो कोई नई चीज क्रिएट कर सकते हैं, उनके पास ये पोटेंशियल है। आता कहाँ से आपके पास ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है पता नहीं, कैसे हो जाता है। जैसे कि अब तमाम बच्चों के मेल मिले थे 2019 में, आपको याद होगा कि भाई रेलवे पैसा लेके बैठा है, एग्जाम नहीं करा रहा 2020 में, तो आ गया यार चलो मोदी जॉब दो शुरू करते हैं। एक दिन में 70 मिलियन ट्वीट हुए, तो वो एकदम इंस्टेंट, जैसे 7 बजे वीडियो बनाया तो 6 बजे सोचा था और 7 बजे बना दिया था। तो पता नहीं इंस्टेंट ही आ जाता है। और मुझे लगता है शायद ये गणित के शिक्षक के पास ये एक प्रिविलेज होता होगा कि उसके दिमाग में इस तरीके की बातें आ जाती हैं, या वो समाज के उन इश्यूज के बारे में सोच पाता है। क्योंकि मैं हमेशा से हर चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सार्थकता क्या है, उस पर सोचता हूँ। तो तब ये बात आती है कि यार सार्थकता हमारे पढ़ाने की भी तभी है, या बच्चों के पढ़ने की भी तभी है, जब हम उनमें से कुछ को जितनी अवेलेबिलिटी है मंजिल तक पहुंचा सके। तो जब पेपर लीक होते हैं, इस तरीके की बातें होती हैं, तो दिमाग में आता है। जैसे मैं इस बात को बहुत दिनों से कहना चाहता था कि आज जो वैकेंसियां निकाली जा रही हैं ये सब एक धंधा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे एक वीडियो मिला जिसमें मोदी जी ने ही कहा कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। तो वो बड़े विजनरी हैं, उन्होंने 2014 में सोच लिया था। मैंने बस उस चीज़ को रखा कि सच में ये पेपर लीक उद्योग चल रहा है कि फॉर्म फीस से कमाई हो रही है। आपने देखा एनटीए ने 500 करोड़ रुपए कमाए 2024 तक। उसी तरीके से गलत सवाल पूछने से पैसा कमाया जा रहा है। वैकेंसी निकाल दी जाएगी, ये नहीं बताया जाएगा एग्जाम कब होगा, बस फॉर्म फीस लेके रख लीजिए बच्चे से और डेट पे डेट देते रहिए। फिर बैक एंड से पेपर लीक करा दीजिए। पेपर लीक में अलग तरीके की इकोनॉमी, क्रिमिनल इकोनॉमी इन्वॉल्व है। मतलब सोचिए, आप डिजिटल इंडिया की बात आप कर रहे हो, जहां हम आज नारियल पानी पीते वक्त 70 रुपए का यूपीआई करते हैं, उस दौर में 60-60 लाख रुपए में तमाम लोग पेपर खरीद ले रहे हैं। तो ये कैसे इतना कैश इधर से उधर घूम रहा है, जहां पे ना कोई जीएसटी है, ना कोई इनकम टैक्स है। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी गलत दिशा में जा रही है। इस पे हमारा सवाल, मतलब कहा जाए कि आपका जो विजिलेंस है समाज को लेकर के, वो आपके सामने मुद्दे स्वतः ले आता है। दिमाग में दुनिया भर के मुद्दे चल रहे हैं कि ये भी तो हो ही रहा है, ये भी हो रहा है, और उनमें से चूंकि छात्रों के आप बहुत करीब हैं तो छात्रों से जुड़े मुद्दे आ जाते हैं। इन सभी चीज़ों में कई बार आपके ऊपर सीधे सीधे जब भी मैं कमेंट्स उठा के देखता हूँ, कहीं आपको सोशल मीडिया पर देखता हूँ, तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ निकल कर आती है कि ये सपोर्ट टू अपोजिशन है और सत्ता से केवल सवाल है। शिक्षक की आवश्यकता केवल सवाल तक ही सीमित हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्या आपने आज तक किसी ऐसी चीज़ पर भी वीडियो बनाया है जिसमें सरकार की नीति की केवल तारीफ हो? जैसे सरकार केवल ऐसा कोई काम करती है जिसका विरोध ही हो? नहीं, जैसे सरकार का काम ही है अच्छे काम करना, उसको चुना ही इसलिए गया है, तो उसको तारीफ करके उसके लिए सरकार के प्रवक्ता और मीडिया इतना बेहतर काम कर रही है कि गलत को भी सही दिखा रही है। तो मुझे ऐसी जरूरत नहीं लगी उस दौर में कि मैं सरकार की नीतियों की तारीफ करूं। जैसे मैं बताऊं कि मेरे पापा मुझे दूध वगैरह का इंतजाम रखते थे, ये पापा की जिम्मेदारियां थी। तो सरकार की जिम्मेदारियां, सरकार को हमने चुना इसलिए जो हम लोगों के हितों के लिए काम करे। तो मैं उस हित के लिए, अब एक बात बताइए, ग्रेटर नोएडा बना तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसको दिल्ली और नोएडा से जोड़ा जाए, रोडें बने। अब आप कहें कि इस पर आपने तारीफ नहीं की कि ग्रेटर नोएडा में इतनी अच्छी रोड गडकरी ने बनाई है। शहर का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उसको जोड़ने के लिए रोड्स बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि तारीफ आप पूछेंगे तो मैं कर दूंगा। मैं स्पेशल इस पर वीडियो नहीं बनाया मैंने। क्या होता है कि शिक्षक और अपोजिशन में, और विशेष रूप से जब आप एक सिविल सर्विस के साथ ही रह चुके हैं,
ये कहा जाता है कि शिक्षक जो है वो समाज के अंदर पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है, और वो जब जब कोई प्रतिक्रिया देता है उसके साथ में वो सलाह भी साथ पेस्ट करके देता है। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते थे, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते थे, तो एथिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता था और उसमें ये सिखाया जाता था कि अगर आपको एक सिविल सेवक बनना है तो आपको साथ में ये सीखनी होगी कि प्रतिक्रिया जो है ना आपकी, वो आलोचनात्मक तो हो लेकिन कंस्ट्रक्टिव हो, जिसमें वो सलाह देकर आए कि आप ये नहीं ये करते तो बेहतर होता। तो आपकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं रहती हैं उन प्रतिक्रियाओं में रोस्टिंग ज़्यादा होती है, ऐसा मुझे दिखता है। हाँ, मतलब आप अंदाज कह सकते हैं, लोगों ने उसको नाम दिया, क्योंकि मैं तो ये काम पिछले, आप मेरा 2007-8 का वीडियो उठा के देखेंगे जिसमें मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की है, जिस वक्त लोग रोस्टिंग नाम नहीं यूज करते थे तो उसमें भी है। तो अब ये नाम आ गया है तो उसको रोस्टिंग कह दिया जाता है। अब देखिए एक बात बताइए, पेपर लीक हुआ, मैं सरकार को बताऊं नहीं नहीं आप हाइब्रिड मॉडल में पेपर करो तो शायद पेपर लीक नहीं होगा, तो फिर आपकी कमेटियां क्या कर रही हैं? मैं तो मुद्दे लेके आ रहा हूं कि ये मुद्दा है, इसका सोल्यूशन दो, और आपकी जिम्मेदारी है सोल्यूशन देना। आप, मैं समस्या लेके आ रहा, आप कह रहे हैं इसी का सोल्यूशन दो, तो आप मुझे बना दो शिक्षा मंत्री, मैं सोल्यूशन भी ढूंढ लूंगा। तो ये है कि, तो मैं इसलिए सोल्यूशन देना जरूरी नहीं समझता। क्या पता मैं सोल्यूशन दूं, मैं उस एस्पेक्ट पे ना सोच पा रहा हूं, ना देख पा रहा हूं, मैं ऐसा सोल्यूशन दे दूं जो सरकार के बजट में ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। कभी आपको आपके मुद्दों के चलते विपक्ष की तरफ से शाबाशी मिली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हम नहीं कर पा रहे वो आप कर दे रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर रीच आजकल पावर दिखाने का तरीका हो गया है कि साहब हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में पावरफुल हैं क्योंकि इतने लोग फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया में विपक्ष इतना ज़्यादा नहीं टीआरपी बटोर पाता जितना आपका एक ट्वीट, आपकी एक वीडियो जो है वो। सोचिए, मेरे तो फॉलोअर्स भी नहीं है मेरे तो फॉलोअर्स भी नहीं है। कोई ये कहे, मैंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि नहीं मुझे फॉलोअर्स बनाने हैं। आप अगर अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल उठा के देखेंगे तो आप कभी नहीं पाएंगे कि मैंने कुछ ऐसे शॉर्ट डाले जिनकी रीच बहुत लंबी हो। शायद ही मेरा कोई शॉर्ट होगा जिसपे मिलियन में भी रीच हो, एक आध कोई हो गया हो तो हो गया हो। नहीं, मैं अभिनय मैथ्स है तो मैं मैथ्स की बात करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इस वक्त पेपर लीक बहुत ज़्यादा चल रहा है तो मैंने बच्चों को बता दिया ये गलत हो रहा है, हमारे साथ हम इस आवाज़ को बुलंद करते हैं ताकि सरकार के नोटिस में ये बात जाए। तो ऐसा कुछ विपक्ष अगर नहीं उठा पा रहा है कोई मुद्दा है, विपक्ष को नहीं सीरियस लिया जा रहा है, तो ये विपक्ष की क्रेडिबिलिटी उन्होंने खुद खोई है। समझ रहे हैं आप बात को? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रेडिबिलिटी खोई तो शिक्षक की जिम्मेदारी आपने निभाते हुए कि भैया मैं हाँ, तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ। बिल्कुल आप पूछ लेते हैं। तो ऐसे में कभी आपको चुनाव लड़ने का प्रस्ताव नहीं आया कि यार तुम बहुत सही कर रहे हो भाई, आ जाओ साथ में? आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, सत्ता पार्टियों से भी आते रहते हैं। क्या अभिनय सर चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो मैंने हर एक पॉडकास्ट और हर जगह यही कहा है कि ऐसा कोई विचार नहीं है। बट अब जब से समझ में आ रहा है कि यार देश हित के बड़े फैसले राजनीति में आने के बाद ही होंगे, तो देखिए मैंने ऐसा कोई टारगेट कभी जीवन में नहीं लिया था कि मुझे टीचर बनना है, मैथ्स का टीचर बन के इतना फेमस होना है, ऐसा कुछ लिया नहीं। हर जगह नियति ने खुद पहुंचा दिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सोचा कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ की कोशिश नहीं है, बस हाँ एक अच्छा राष्ट्र बनाने की जरूर कोशिश है। जब से मैंने बहुत सारे देश घूमे तो मैंने पाया कि हम बहुत पीछे रह गए। वो दर्द आप देखेंगे तो अभी ज़्यादा है, शायद आज से 5 साल पहले उतना नहीं था जितना आज ज़्यादा है देश के प्रति। क्योंकि जब मैं और देशों को देखता हूँ और देशों में जाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है कि हम अपने कश्मीर को स्विट्जरलैंड क्यों नहीं बना पाए, हम दिल्ली को पेरिस क्यों नहीं बना पाए। बाद में कर लेंगे पूरा देश विकसित। कुछ राज्य, कुछ शहरों को तो हम ऐसा बना सकते थे जहाँ पे आप जो है टैप से पानी पी सकें, जहाँ पे कोई गंदगी नहीं है। तो हम उन सब चीज़ों पे काम नहीं कर पाए। हम बस एक सपना दिखा दे रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा। हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। हम सोचते हैं हम 31 दिसंबर 2046 को सोएंगे और 1 जनवरी 2047 को जगेंगे और भारत विकसित हो जाएगा। तो तब मुझे ज़्यादा बुरा लगता है जब मैं जाके देखता हूँ अच्छा पेरिस में तो बच्चे स्कूल में ही जाते हैं, वहीं किताब कॉपी छोड़ाते हैं, तब भी एजुकेशन में लोग अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे देश का इंजीनियर आप देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर टीसीएस में जाके नौकरी कर रहा है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। सरकार पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग पे आ गई है। सरकार ने सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत सारी सरकारी कंपनियां बेच दी या उनकी हिस्सेदारी बेच दी, सरकारी नौकरी कम हो गई, प्राइवेट इंडस्ट्री खुलना बंद हो गई, बहुत सारी बंद हो गई। इसीलिए प्राइवेट में नौकरी कम हुई तो सरकार में अपने आप नौकरी कम हो गई। सर आप देखिए एनटी पे आरोप लगा कि आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, इसीलिए उन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और पेपर लीक हो जा रहा है, और सही बात भी है। तो एनटीए जैसी संस्था में आप आउटसोर्सिंग पे लोगों को रख रहे हैं। आज ड्राइवरों की भर्ती ऑलमोस्ट ही बंद हो गई है। सरकार कहती है 15-15 हज़ार में बहुत ड्राइवर घूम रहे हैं, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कल को गाड़ी ठोक देगा, आपकी जान भी सुरक्षा पूर्वक नहीं रहेगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है?
क्योंकि आप, फिर मैं कहता हूं कि आप फ्री बीज बांट रहे हैं। 140 करोड़ के देश में, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में, विश्वगुरु होने जैसी बातों में, AI चैट GPT के दौर में अगर हम 24 लाख लोगों का पेपर एक दिन में नहीं करा पा रहे हैं, आज भी 8 महीने पहले आपने देखा किस तरीके से माउस और कीबोर्ड पे आवाज उठी कि सिस्टम नहीं काम कर रहा, तो ये दुर्भाग्य की बातें नहीं है, इन सबसे तकलीफ होती है और हम वो तकलीफ जाहिर कर देते हैं। अगर अभिनय सर शिक्षा मंत्री हों तो सबसे पहले ये 89 जो पेपर लीक हुए इनकी जांच करेंगे। एक स्पेशल वेबसाइट इसी बात की बनेगी कि इसमें ये 12 लोग थे जिन्होंने पेपर बेचा था, ये 58 लोग थे जिन्होंने पेपर खरीदा था, इन सब लोगों को भी जेल भेज दिया गया। अब कोई पेपर खरीद नहीं सकता, जो खरीदेगा वो भी जेल जाएगा और अकेले शिक्षा की खुद जिम्मेदारी लेंगे। अगर हमारे काल में भी बैक टू बैक 3 पेपर लीक हो जाएंगे तो सबसे पहले हम इस्तीफा देंगे कि भैया हम नहीं संभाल पा रहे शिक्षा मंत्रालय। तो एक अच्छी टीम बनाने की जरूरत है। क्या रोड मैप है, क्योंकि मैं इस तरह से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जब इतने प्रतिक्रियावादी हैं, किसी भी घटना को जब आप ओवरव्यू करते हैं, SSC के मामले में काफ़ी मुखर भी रहते हैं, क्या लगता है आपको अगर SSC के अंदर वाकई में ये सब चीज़ें रोकनी हो तो क्या तरीका हो सकता है? क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले तो चेयरमैन जो जिम्मेदारी ले कि ये चीजें नहीं होंगी। जैसे आज आप देखेंगे पेपर के स्तर गिरे हुए हैं, उलूल जुलूल सवाल पूछे जा रहे हैं, बड़ी छोटी छोटी समस्याएं हैं, गलत सवाल पूछ के आप 100 रुपए वसूल रहे हैं। ये बेसिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपने खुद ही कहा, आज आप बात करते हैं एक देश एक चुनाव, आपने 19 में आपको याद होगा कहा एक देश एक एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, बच्चा बार बार फॉर्म फीस नहीं देगा। रेलवे के लिए भी वहीं से भर्ती हो जाएगी और सही बात है, हो सकती है सेम सिलेबस है, SSC के लिए भी हो जाएगी। कहाँ गया आपका CET? आप अब तक लागू नहीं कर पाए। ये चीजें नहीं आई कभी प्राइम टाइम में, इनको नहीं दिखाया गया जो जरूरी थी। कॉमन एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अभी तक उस पर चर्चा करती हुई दिखती है। सवाल को फिर से आते हैं कि SSC का एग्जाम एक बार के लिए उदाहरण उठाते हैं, आपने कहा CET करते हैं, कैसे मतलब रोड मैप कैसे हो सकता है? मैं आपको ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ कि पीछे का मैं तर्क देता हूँ। असल में ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये कुछ बड़े बाबू और कुछ छोटे बाबुओं से मिलके चलता है। जो IAS निकाल गए, कुछ स्टेट PCS निकाल गए, कुछ SSC निकाल गए, इनका पूरा सिस्टम है ये। और इस सिस्टम में जो सबसे बड़ी चीज़ का अभाव है वो है अकाउंटेबिलिटी, जिसके आप बारे में बार बार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे लिए ये पद इतने ही दिन का है, जब चाहेंगे मंत्री जी ट्रांसफर हो जाएगा, तो मेरी जिम्मेदारी बस इतना है कि मैं अपना पद का कार्यकाल कितना अच्छे से निकाल लूँ, समय पास कर लूँ। यहाँ से ऊपर की जिम्मेदारियों के लिए टेंडर प्रक्रिया ऑलरेडी से सेट है कि इन 4 लोग हैं जिन पर मंत्री जी का भी आशीर्वाद है। बिल्कुल। अब किस किस के लिए क्या क्या तरीके दिमाग में रखते हैं, मतलब कैसे एक टीचर सोच पाता है कि ये प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो सकती है, क्योंकि क्या पता आपकी बात सुनकर के कोई मंत्रालय का व्यक्ति सोचे कि यार यही कर लिया जाए तो बेहतर है। नहीं, आपने एकदम सही कहा। आज टेंडर ही फेयर नहीं हो रहे, मतलब उसको टेंडर मिलेगा जिसकी सेटिंग है, और ये खूब कहा जाता है। हमारे पास भी तमाम लोग ऑफर लेके आते हैं, सरकारी टेंडर ले लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, इतना पैसा ऊपर जाएगा। और टेंडर से छोटी चीज तो यही बता दूं ना कि आज आप देखते होंगे कि एक थाना अध्यक्ष को ये बोला जाता है कि इतने पैसे देंगे तो इनको वो वाला थाना मिलेगा, क्योंकि उस एरिया में क्राइम ज्यादा है, कमाई ज्यादा है। तो एक बात बताइए, जो थाना अध्यक्ष मान लेते हैं कितने भी करोड़ रुपए देके पोस्टिंग लेके आया है, जिसकी जिम्मेदारी है कि उसको ये पैसा वसूलना है, तो वो क्राइम रोकने पे काम करेगा? नहीं। सेम यही सिस्टम में हो रहा है कि हमने क्या, आपने जो कहा बाबू और छोटे बाबू, क्या आपको लगता है कि ऐसे बहुत ईमानदार लोग नहीं होंगे जो देश के लिए काम करना चाहते होंगे? लेकिन आज वो अधिकारी, मैं पहले तो यही सोचता हूँ ना कि क्यों मजबूर हुए हैं कि ये नंबर 2 का पैसा चाहिए? क्या उनकी सैलरी में खर्चा नहीं चल पा रहा है? क्या उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, इसीलिए उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है और वो सैलरी में गुजारा नहीं हो सकता है? तो ये सब चीजें सरकार अगर उन लोगों को प्रोवाइड करे, क्योंकि ये करप्शन जो है या कट कमीशन जिसकी मोदी जी बात करते हैं, ये एक दिन में नहीं खत्म होगा। इस पे कम से कम 5-7 साल बहुत स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा। आपने करप्शन किया, आप लिप्त पाए गए, हर जगह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आप चूंकि अभी इस विषय के ऊपर हम 2-3 बार सवाल कर चुका हूँ, किसी भी दिन एक अच्छा सा, आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, एक दिन ना डिटेल सॉल्यूशन वीडियो, क्या पता किसी के काम आ जाए, क्या पता मेन स्ट्रीम मीडिया उस दिन ये छोड़ करके कि अभिनय सर शायरी क्यों करते हैं या टी-शर्ट रिपीट क्यों नहीं करते, उन मुद्दों को छोड़ करके इस मुद्दे पर चर्चा करने लगे कि लो जी, एक शिक्षक ने आपकी इतनी कमेटियों के बावजूद भी खुद से एक समाधान आपको निकाल कर दे दिया। इसने निकाल कर दे दिया कि ये रहे मंत्री लोग, इनको आप मंत्रालय दे दो, ये मंत्रालय नहीं देना कोई बात नहीं, आप हटाओ, ये रहे अधिकारी लोग, इनको ये जिम्मेदारी दे दो, ये हमारी तरफ से सजेशंस हैं, अगर आप इनको भी इंप्लीमेंट कर गए तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर,
ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि हम लोग जब गुलामी में रहे 250 साल तक, तो 250 साल के बाद जब अंग्रेज गए तो हमने मैक्सिमम सिस्टम वही अपनाए जो ब्रिटिशर्स के थे। आज भी हमारा जो संविधान है, कहा जाता है 2/3 एज इट इज़ कॉपी है 1935 से। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे सीएजी हो, तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरा यूके से कॉपीड हैं। वो जो चलाते थे हम आज तक, पंचायती राज नाम से या फिर कहिए तो सूचना का अधिकार नाम से 2-3 चीज़ें ही हैं जो नई जोड़ पाए हैं। अदरवाइज बहुत सी चीज़ों पर सवाल ही उठ रहे हैं। मनरेगा भी आप एक और चीज़ जोड़ लो, अदरवाइज ब्रिटिश हुकूमत की बहुत सी चीज़ें आज तक चली आ रही हैं। उन लोगों ने यहाँ से आगे निकल के जब हमें छोड़ के गए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें अपडेट करी। क्या अपडेट करी? आज वहाँ का बना हुआ कांस्टेबल डीजीपी तक जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ की सेना के अंदर एक नीचे के पायदान से खड़ा हुआ व्यक्ति ऊपर के उच्चस्थ पद तक जा सकता है। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन किया, पुलिस रिफॉर्म्स किए, जुडिशरी रिफॉर्म्स किए और राजनीति में रिफॉर्म किए। राजनीति में रिफॉर्म ये किए कि सरकार को अकाउंटेबल बनाया। जैसे आज हमारे किसी भी मंत्री की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सही बात। विधिक रूप से हमारे देश का कोई भी मंत्री जिम्मेदार नहीं है कि अगर कोई गलती होती है तो वो पद से इस्तीफा देंगे। ब्रिटेन ने ये अपना लिया। उन्होंने अपनाया कि अगर हमारे किसी मंत्री के पास कोई भी अकाउंटेबिलिटी, आपने देखा होगा बीते दिनों में जब ऋषि सुनक थे, उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, जो महिला प्रधानमंत्री थी, जो भी लगातार बदले, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ले लेकर के कि भाई हम महंगाई नहीं रोक पा रहे, दे रहे हैं इस्तीफा। हम यूक्रेन वॉर में कुछ नहीं कर पाए, नैतिकता भी यही। नैतिकता नहीं सर, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी जोड़ रखी है जी। तो वो करते चले गए, अकाउंटेबिलिटी पर चर्चाएं होने लगी। और अपोजिशन को भी वहां पर एक और चीज सिखाई गई, दैट इज शैडो गवर्नमेंट। कि अगर वित्त मंत्री ने ये बजट बनाया तो अपोजिशन में बैठा व्यक्ति जो वित्त मंत्री बनने का ख्वाब देखता है, पहले बजट प्रस्तुत करे कि मैं होता तो ये करता। मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूं सर, क्योंकि आप शिक्षक हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हैं, देश को दिशा दिखाने की स्थिति में हैं। आप क्यों ना इस इनिशिएटिव को लेकर के, सक्षम भी हैं आप, क्योंकि अब तो ये पता भी है कि आप हर साल करोड़ों की गाड़ियां खरीदते हैं, तो आप लोगों को उठा करके अपनी टीम में बिठाएं, सलाह दें और पैरेलल चलने दें सिस्टम को कि ये पकड़िए सर, ये है सलाह जो हो सकती है। इससे दो बातें होंगी, जनता जागरूक होगी क्योंकि आपके पास बोलने की एक अच्छी कला है, आप अपनी बातों को बहुत सहज अंदाज में रख पाते हैं। ये एक आपके मित्र के साथी के रूप में, एक सलाह के रूप में इसको आप कंसीडर करके चलें कि ये ऐसी चीज़ है, अगर हम इसको चलाएं तो इसका बहुत इम्पैक्ट मिलेगा। आप इसको देखें तो जरूर बताइएगा इसको। नहीं, बिल्कुल सही करें आप। जहाँ जहाँ भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो वहाँ होने चाहिए, क्योंकि हम, लेकिन मैं इस चीज़ पे एक चीज़ आपसे भी कहूँगा कि सबसे पहला रिफॉर्म तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसी के अंदर होना चाहिए। हमने जो किताबें पढ़ी, हमारे पिताजी ने जो किताबें पढ़ी, हम नहीं बदल पाए। आज भी हम उसी दौर में हैं जब ए फॉर एप्पल, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में ही सबसे पहले रिफॉर्म की जरूरत है। जब शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म होगा तो वहाँ से ऐसे लोग निकलेंगे जो खुद ये बताएंगे कि आप और किस किस व्यवस्था में और कितना रिफॉर्म चाहिए। जो मैं एक बात कहता हूँ कि आज हम नकली पनीर, नकली अंडा, नकली सब्जियों पे चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था हो गई है, जिस तरीके से हमारी शिक्षक भर्ती पे सवाल उठ रहा है, तो आगे आने वाले वक्त में हमारे नकली शिक्षक भी होंगे। सीबीएसई पे क्यों उठा? क्योंकि जिन लोगों ने कॉपियां स्कैन की, जिन लोगों ने कॉपियां जांची, उन्होंने कोई जिम्मेदारी से काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमने किन शिक्षकों को शिक्षक मान लिया था कि जहां प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जो गलत हो सकता है या सही हो सकता है, 2 नंबर का प्रश्न है, या तो 2 मिलेंगे या 0 मिलेगा, लेकिन वहां भी 1 दे दिया गया। यानी इसका मतलब कॉपियां भी सही शिक्षकों के हाथ में नहीं गई। तो ये पूरी व्यवस्था, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप सीपीओ के एग्जाम में, एसएससी जीडी की परीक्षा में, पुलिस बल में अगर इस तरीके की जो है घोटाले होंगे तो ये नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है कि हम गलत लोग सिस्टम में पहुंच गए। और ऐसे लोग सिस्टम में पिछले 20 साल में बहुत पहुंचे हैं। हमने उन लोगों के हाथ में सिस्टम दे दिया है। अब ऐसे बहुत लोगों को सजा देने का वक्त है। मोदी जी ने वादा भी तो यही किया था ना कि एक एक आदमी को चुन करके पहुंचाएंगे। इस सरकार में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन पे करप्शन के आरोप लगे, वो छोड़ दीजिए, उनको बाहर किया आपने, तो बल्कि दूसरी पार्टियों के जो लोग थे जिन पे खुद आपने करप्शन के आरोप लगाए, उनको आपने अपने अंदर शामिल कर लिया। तो ये दिखाता है कि आप देश के प्रति कितने लॉयल हैं। यहां बात देशभक्ति की आती है साहब, कि आप गलत कर रहे थे, मैं लगातार आप पे आवाज उठा रहा था क्योंकि आप मेरे विरोध में थे, अब आप मेरे साथ आ गए तो अब आप साफ है, अब मैं आप पे आवाज नहीं उठाऊंगा। तो इससे मेरी नीयत का पता चलता है, इससे मेरी मंशा का पता चलता है। ये चीजें हैं। तो ये जो आपने बताया ना, ये इसको अपॉर्चुनिटिज्म कहा जाता है कि जब मौका पड़ा तो मौका परस्ती है ये, कि सरकार को लगा कि ये नंबर्स मिलने से सरकार बन जाएगी। अब हम आप पर आ जाते हैं क्योंकि मुद्दा हमने बहुत सीरियस बात हो गई। तो अब हम थोड़ा लाइट मुद्दे पर आ जाते हैं। लाइट मुद्दा यही है, बहुत सारे आरोप गलत लगते हैं, आप पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं, मैं आरोप लगाऊंगा ही नहीं सर। मैं अगेन, अपन दोनों टेबल के पार भले ही बैठे हैं लेकिन हैं एक ही तरफ से, दोनों ही टीचर भी हैं, ये बात मुझे भी ध्यान है। मैं तो केवल इसलिए
अभिनय सर, जब भी आप पढ़ाते हैं, मैंने आपका पढ़ाना बहुत रोचक देखा है, मुझे पढ़ के खुद बड़ा हुक्ड फील होता है, लेकिन मेरी एक मंशा रहती है हमेशा कि अभिनय सर पढ़ाएं और पढ़ाते ही रहें। मुझे वो पढ़ाते ही रहें वाला पॉइंट मिसिंग लगता है। ऐसा क्यों होता है? आपका कोई भी काम शुरू बहुत धूमधाम से होता है, हाँ, लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं चला पाते। कंटिन्यू नहीं चला पाते। जैसे मतलब कोई भी क्लास आप उठाए, जैसे मान लीजिए कि आज से हम मैथ्स पढ़ेंगे, मैं खुद हुक्ड हो जाता हूँ कि आज मैथ्स सीखनी है। जैसे मैं बड़ा अच्छा नहीं मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है कि मैं 1400 1500 बल्कि 1800 वीडियोज बना चुका हूँ। मैं इस पे कई बार मैथ्स खत्म कर लेकिन आप समय के साथ इवॉल्व हुए हैं, आपका समझाने का तरीका इवॉल्व हुआ है, बहुत बदला है। मैं चाहता हूँ कि विषय को आप जब जब दोबारा पढ़ाएं तो हम जैसे लोगों का ज्ञानवर्धन हो। और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आज के अभिनय शर्मा से उदाहरण बदल करके सेम सवाल सुनना दोबारा भी चाहेंगे। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट क्या होता है कि मैं जब भी पढ़ाना शुरू करता हूँ, मतलब पढ़ाना क्या, मैं बोलना शुरू करता हूँ, मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं 3 घंटे से पहले नहीं रुक पाता। तो अब वो उतनी लंबी लंबी क्लासें ले पाना, मैं इसलिए वीक में 2 क्लास रखता हूँ। मैं कहता हूँ रोज पढ़ाने से अच्छा वीक में 2 बार पढ़ लो। तो अभी मैंने शुरू किया है और लगातार चल रहा है काफ़ी महीने से। और बीच बीच में क्या है ना कि आप देखते होंगे आजकल एक बड़ा दौर है, कोई भी शिक्षक किसी संस्थान को छोड़ेगा तो एक वीडियो बन जाएगा आई लेफ्ट, वो वहाँ पे बच्चों का इमोशन, अपनी सारी प्रॉब्लम बता देगा। आप देखते होंगे मैक्सिमम शिक्षक अपनी सारी प्रॉब्लम बता देंगे, रोना होगा बच्चों के सामने वो कर लेंगे। उस चीज पे मैं थोड़ा सा गलत मानता हूँ। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है कि मैंने अपने जीवन में चल रही परेशानियों को कभी बच्चों के सामने नहीं लाया। मैंने कहा यार मैं इनकी हिम्मत हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं आज टूटा हुआ। तो बहुत सारी दिक्कतें पिछले 3-1 साल में हम भी जहाँ से आए फिर जहाँ जुड़े, ये सब चीज़ें रहीं, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए दिमाग का खाली होना बहुत ज़रूरी है। आप कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? वो जब तक एनर्जी नहीं है तो मैं फिर पढ़ाने को पढ़ाना नहीं मानता कि मैं आया हूँ बस मैं बोल के चला गया। मुझे उसमें मजा नहीं आता। मुझे आता है कि मैं 100% विद्यमान हूँ। मतलब आप समझिए कि आप देश के मुद्दों के लिए पूरे टाइम विद्यमान हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते समय, आप किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देते समय आपको समय नहीं लगता है। आपको दिखा, खट से प्रतिक्रिया दी। लेकिन जिस अभिनय मैथ्स पढ़ना है, वहाँ पर उन्हें इन सारी परेशानी याद आती हैं। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना, मेरे बहुत से छात्र, आपके कॉमन छात्र हैं, मेरे भी कॉमन छात्र हैं, उन सबका एक बहुत सवाल ये रहता है कि अभिनय सर पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, इनकी वजह से हमें एसएससी मेंस के अंदर बहुत राहत मिलती है, ट्रिक्स वो चीज़ें सिखाई हैं आपने जो बच्चों को मैथ्स बहुत इजी तरीके से सिखा दिया। काश उनका इस साल का वर्जन हमें सुनने को मिल जाए, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम ही रहता है सब्जेक्ट टीचर्स के पास, लेकिन वर्जन वो चाहते हैं कि इस बार मैंने बहुत बदला है। वो आपने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, वो है आप छात्रों की तरफ से समझ रहे हैं। शायद आप ये चीज 1 महीना पहले पूछते तो मैं शायद इस पर डिसएग्री करता, बट मैं अभी एग्री करूंगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ कि आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद उस चीज को फेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी एक स्पेशल 26 सीरीज स्टार्ट की, तो भले ही वो कहने के लिए है कि सब्जेक्ट सेम है, बट मैं बहुत नई चीजें लेके आता हूँ, बहुत नई। मतलब बच्चे कहते हैं कि यार इतना आसान बना दिया। मैंने बहुत इवॉल्व किया है गणित को। तो अभी लगातार खुद मुझे मेल मिल रहे हैं इस चीज के लिए, लोग मेल निकाल के लिख रहे हैं। मैंने क्या किया, स्पेशल 26 फिर नोटिफिकेशन आया, तो मैंने कहा अब हम सफलता बैच पढ़ते हैं। बहुत स्पेशल 26 पढ़ लिया, लेकिन बच्चे नहीं मानने को तैयार हैं। वो पूरा इसके विरोध में खड़े हैं। उन्होंने इतने मेल लिखे हैं, मुझे कम से कम 2000 से ज्यादा मेल होंगे कि स्पेशल 26 चलेगी, बंद नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक नई सीरीज थी। तो मैं भी इस चीज को मान रहा हूँ और मैं आपकी भी इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। और अब मैं ये कोशिश करूंगा कि ये चीज, मैं आपको एक पॉइंट ऐड करता हूँ। मतलब हम दोनों इस बात को इसलिए ऐड करते हैं कि बहुत बार, क्योंकि आपकी जब मैंने बातें सुनी है, इससे पहले भी जो हमने एक शूट किया था उसमें भी ये बात थी कि शिक्षण जो है ना बहुत टफ टास्क भी है और बहुत बोरिंग काम भी है। और लोगों को ना रिएक्शंस जो आपका देने का अंदाज है वो बड़ा पसंद भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो व्यूज़ आते हैं वो रिएक्शंस पर अच्छे आ गए, हमारी जो जर्नलाइज बातें हैं उन पर आ गए। मेरे जैसे व्यक्ति को तो इसका एडवांटेज इसलिए मिला क्योंकि मैं बातें ही रिएक्शंस पे करता हूँ, क्योंकि सही बात है। गणित एक अलग सब्जेक्ट है, गणित एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जब वो बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है तो ऐसे में क्या है कि बहुत बार ऐसा होगा अभिनय सर, पढ़ने वाले छात्र बहुत कम होते हैं और वो छात्र जो है ना वो करियर की राह आपके माध्यम से देख चुके हैं कि अगर इन्होंने पढ़ा दिया तो मेरा काम बढ़िया से बन जाएगा। लेकिन बीइंग ए टीचर, जो एक सेलिब्रिटी टीचर बन चुका है आज, जिसकी वजह से मुद्दे डिस्कस होते हैं, मेन स्ट्रीम में चर्चा का विषय रहता है,
उसके दिमाग में ना एक उलझ रहती है कि मैंने जब सब्जेक्ट पढ़ाया तो बच्चों ने इतना कम पढ़ा, क्योंकि वो संख्या घट गई। सुनने उनको जो मज़ा आ रहा था, जब तक मैं पढ़ा नहीं रहा था, जब तक मैं वो वाली बातें कर रहा था तो मिलियंस में लोग सुन रहे थे। जब मैं पढ़ाने के लिए शुरू हुआ तो इंटरेस्ट डाउन होता चला गया, और वहीं से हम लोग भी, क्योंकि एप्रिसिएशन से कैरेक्टरिस्टिक मॉडल टीचर पे भी लगता है, जितना अप्रिशिएट करोगे वो चीज़ रिपीटेटिवली आती है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, वो करने के पीछे मंशा होती है कि लोग पसंद कर रहे हैं, सही बात है ना। तो ऐसे में सर सब्जेक्ट की तरफ से मैं उन छात्रों का आज प्रतिनिधि बन के आपसे बात रख रहा हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि कुछ लोग संख्या में कम होते हुए आप तक लास्ट तक टिकेंगे, पर उनको सर आप कंप्लीट करवाइएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना आपकी शिक्षण कला के जो मुरीद हैं उन्हें किसी और चीज़ की पढ़ाई समझ आएगी नहीं। बिल्कुल। तो ये तो हमारी मतलब आपने बिल्कुल सही कहा है, बट ये वाली चिंता शायद मेरे लिए कभी रही नहीं है। मैंने तो सर अपनी तरफ से बोल हाँ, दिया, आपने ऐड सही कर दिया बोला इस चीज़ कि मुझे ये पता है कि शायद प्रतिक्रिया वाली वीडियो पे 24 घंटे में अगर 10 लाख लोग देख रहे हैं, तो जो मैं मैथ्स के शॉर्ट वीडियो, जैसे अभी 3 महीने पहले मैंने एक प्रॉफिट लॉस पे कुछ नया तरीका दिया, तो आप देखेंगे 2 से ढाई महीने में 10, 11, 12 लाख लोगों ने देखा। ऑब्वियसली तो तुलनात्मक रूप से नंबर वहाँ कम होता है। हाँ, तो ये इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करने वाले लोग तो कम ही हैं। वो पढ़ने वाले कम हैं। प्रतिक्रिया वाला शायद हो सकता है पेरेंट्स भी सुन रहे हैं। परीक्षा में बैठने वाले छात्र कितने हैं, पहले इसका नंबर निकाल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात फिर है। जब वहां से निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई अगर 10-15 लाख ही बच्चे में बैठ रहे हैं तो 1-8 लाख भी मुझसे पढ़ रहे हैं, तो उनमें से बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। और वही चीज एक हफ्ते के अंदर 3 लाख 4 लाख लोगों तक पहुंच रही है, तो वो अच्छी बात है। मैंने इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया कि आज 200 लोग भी देख रहे हैं, तो मेरी उन 200 लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी 2 लाख के प्रति है। बहुत बढ़िया। तो मैं इस चीज को तो हमेशा सोच अभी के सर चलता हूं। एक सवाल और मेरा आपसे है ना, मतलब ये शिक्षक वर्ग की तरफ से अपन लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। मैं कई बार ऐसा देखता हूँ, जैसे मैं भी मतलब थोड़ा सा छपास का रोगी हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे कुछ लोग सुने, मुझे मेरे बारे में अच्छी बातें बोलें। कहीं ना कहीं हम लोगों में ना एक चीज़ होती है कि हमें जितना एक्सेप्टेंस मिलता है, हम लोगों में ऊर्जा चढ़ने लगती है। बच्चे सुनते हैं, तारीफ में ये बात बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, आपने मेरे जीवन में राह दिखा दी, सब चीज़ें होती हैं। कई बार हमारी उन चीज़ों से, जैसे कि मैंने अगर कोई आज नया व्हीकल मेरे कारवा में ऐड किया, कोई घर अच्छा सा बना लिया, कोई चीज़ मैंने अपने चीज़ में अचीवमेंट मिली, तो तरह की प्रतिक्रिया मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, आपके भी देखता हूँ, मेरे भी देखता हूँ। एक प्रतिक्रिया होती है, हमसे इतना लूट करके ये लोग इतने बड़े बन गए। उस बात का मैं बार बार स्पष्टीकरण चाहता रहता हूँ और खुद भी देता रहता हूँ। तो आप भी और मेरी भी, दोनों मिलकर के हम इसका जवाब देते हैं कि जब हम कोई बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, बड़ा घर लेते हैं, कहीं विदेश में घूमने जाते हैं, और जो छात्र हमसे पढ़ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उन्होंने आज हमारा कोर्स देखा तो विज्ञापन से हमारे पास पैसा आया, जिन्होंने हमारे कोर्सेज खरीदे तो हमारे पास कोर्सेज से पैसा आया, या फिर जब भी उन्होंने हमें फीस दी हम तक पैसा आया। बड़ा कमाल का सवाल है, आप करिए तो पूरा। उस पर पहले मैं मेरा आंसर दे देता हूँ, क्योंकि आपके बहाने देने में मुझे फुटेज मिलेगी, मुझे भी सुन लेंगे। अरे साहब। तो मेरा तो सर आंसर इसका सीधा सा सिंपल है कि बिल्कुल सही है कि मैं पैसे के लिए पढ़ाता हूँ। मैं जो मेरे पास संभव है उतना फ्री कर पाता हूँ, क्योंकि जो कैमरे पर आपको और मुझको फिलहाल देख रहे हैं, ये काम भी जहाँ से होकर आ रहा है उसका लाखों रुपए खर्चा है। मंथली उसको रन करने के लिए मेरा एक खर्चा आता है, एक संस्थान चलता है, उसमें 70 से अधिक लोग काम करते हैं, सबकी तनख्वाहें निकल कर आती हैं। जी। लेकिन कितना नैतिकता से मैं वो काम कर पाता हूँ, इसके लिए तरीका यही है कि मेरा सारा काम ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह से फेयर है। मैं आपके घर में डाका डालने नहीं आया, ना मैंने झूठ बोला, ना मैंने साइबर हैकिंग की। मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये चीज़ है, आप खरीदो, आपने खरीदा, मेरा काम हो गया। अब चूंकि मैं पढ़ लिख करके मैंने इतनी उपलब्धियां पाई हैं, मैं पढ़ा हूं, अच्छे कॉलेजेस से पढ़ा हूं, अच्छे सरकारी पदों पे रहा हूं, तो मेरी खुद से एक एस्पिरेशन है कि मेरे पास ये सुविधाएं हों और वो प्रश्नों के दायरे में ना हो, और मैं उन कैपेसिटी को करता हुआ चला गया। ये तो मेरा जवाब है आपके सामने, और मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको सुनते हुए मुझे भी करूंगा, मैं अपना जवाब दूंगा और आपके लिए भी जवाब। प्लीज, तो अब आप अपना जवाब दीजिए सर। पहली चीज देखिए, महंगी गाड़ी सिर्फ एक शौक नहीं है, महंगी गाड़ी सुरक्षा भी प्रदान करती है। आप सोचिए, आपके ऊपर अगर 50 लाख 1 लाख लोग डिपेंड हैं, या हमारे ऊपर गणित पढ़ने वाले लाखों लोग डिपेंड हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब आप सोचते हैं कि नहीं, ये साहब वैगनार में चलें, तो इनको भी लगता है कि यार इनके पास वोल्वो होनी चाहिए जिसमें सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा हैं, जिससे इनकी जान भी सुरक्षित रहे, और इतनी बातें भी बोलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको 2 लोग भी साथ रखने पड़े, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हो तो कुछ लोग उसके विरोधी भी होंगे, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैंने कहा कि सुरक्षा भी एक कौन है। अब आप कहेंगे सर अच्छा घर, अब जब आप रहते हो, इतने सारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं, तो हम किसी ऐसी सोसाइटी में नहीं रह सकते जहाँ पे बच्चे भी रहते हैं साथ में। हमें एक वो सोसाइटी चुननी पड़ती है जहाँ पे बच्चों का एक्सेस ना हो।
क्योंकि हम बच्चों के बीच में रहेंगे तो बच्चे प्यार करते हैं, रोज आ जाएंगे, सुबह आ जाएंगे, परिवार है, घर परिवार है। तो वहाँ भी सुरक्षा कारणों से हमें एक ऐसी सोसाइटी में जाना पड़ता है जहाँ पे बच्चों का एक्सेस ना हो। वो ऐसी सोसाइटी होगी कि थोड़ी महंगी होगी। अब थोड़ी महंगी होगी तो उस सोसाइटी में उस जैसे लोगों को मैच करने के लिए घर की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। ये हमारे ऊपर एक सामाजिक दबाव भी होता है। और मैक्सिमम सोसाइटी में ये होता है कि वहाँ पे सारे घर एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप ऐसे रह लें। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, आप कहो तो कि हम गाँव में जाके भी रह लें। ये दो लॉजिक है, ठीक है। दूसरी बात कि अब बात आती है कमाने की, तो साहब देखिए, पैसा कोई उत्पादन करने की चीज तो है नहीं कि उगा लेगा आदमी। सरकार की कमाई जनता का टैक्स है। मीडिया भी विज्ञापनों से कमा रही है, आप भी विज्ञापनों से कमा रहे हैं। और शिक्षक की बात करूं तो कोई 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। स्कूल जो कि शिक्षा नहीं भी है, मतलब व्यवसाय नहीं भी है, वो स्कूल भी किसी ना किसी माध्यम से गलत सही करके कमा रहे हैं। तो जो आज का यूट्यूब शिक्षक है वो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए दे करके अगर शिक्षा दे रहा है गुरु दक्षिणा के रूप में, तो मैं उसे गलत नहीं मानता। लेकिन हाँ, शिक्षा में गलत करके पैसा कमाना, अपने पैसे में आत्मा बेच के पैसा कमाना, कि आप इन्फ्लुएंसर थे, लोगों को आपने किस चीज़ के लिए पसंद किया था, लेकिन अब आप ड्रीम 11 का ऐड कर रहे हैं, आप गुटके का ऐड कर रहे हैं, ये गलत है। कि पैसे की आत्मा बेच के पैसा नहीं कमाना चाहिए। यानी कि व्यवसाय की अपनी एक एथिक्स होती है, एथिक्स होती है, उसी में दायरे में रहते हुए। अब अगर ये तो बात हो गई, ये जवाब था आपके लिए जो आप कर रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बता दूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी पैसे में हिस्सेदारी कमाई है जो एक कंपनी 34,400 करोड़ की थी, और उस कंपनी को लोगों ने फंड किया था। उससे पहले मैंने 2 पैसे ऑफलाइन से कमाए, जो मैंने 2019 में इसलिए बंद कर दी क्योंकि मैंने देखा कि अगर सरकार से सवाल करने हैं तो सरकार किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हमारे देश में ऑफलाइन पढ़ाने की ऐसी व्यवस्था नहीं है जिस पे सवाल ना उठाया जा सके, तो मैंने अपनी चलती हुई ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दी 2019 में। उसके बाद मैंने उस कंपनी को भी छोड़ दिया, क्योंकि जब मुझे लगा कि वो कंपनी ये कहने रही है कि अब आप YouTube पे बच्चों को फ्री व्यवसाय और फ्री शिक्षा नहीं देंगे तो हम आपको बैन कर देंगे, तो मैंने उसको भी इस कीमत पे छोड़ दिया। आज लोग कहते हैं कि अभिनय शर्मा 50 करोड़ रुपए ज्वाइनिंग फीस लेता है। अबे दी तुमने किसी ने? अभिनय शर्मा तो जहां छोड़ के आया उन्होंने भी 15 करोड़ का बिल भेज दिया था, साहब मेरे ईमेल पे है कि छोड़ के जा रहे हो, हमारा इतना नुकसान है। तो वो भी है, वो किसी ने नहीं जाना कि अभिनय शर्मा छोड़ के आया तो उसको क्या सामना करना पड़ा। उसके बाद मैंने ये देखा कि शिक्षा में डिस्काउंट, इम्पल्सिव बाइंग, कोर्स के साथ बस्ता, बैग, बोतल, आत्मा, जमीर, गरीबी, ये सब मैंने नहीं बेचा। ये बेचना गलत है। इमोशंस में आके किसी को भी मैंने सब कुछ यूट्यूब पे फ्री जो पढ़ाया। हमारे लोग वीडियोस देखते हैं कमेंट्स में, क्योंकि आप कहते हो मैं हर साल गाड़ी बदलता हूँ, हर साल नई गाड़ी जोड़ता हूँ, बदलता नहीं, ये मैंने ऐड 4 साल पहले बोला, आज आप देख रहे हैं। आपने मेरा आज का बयान सुना, आपने जाना कि जो 4 साल पहले गाड़ी बदल रहा था उसमें से भी कई गाड़ियां अब नहीं हैं। ये किसी ने नहीं जाना। पिछले 3 साल में मैंने क्या खोया नहीं खोया ये किसी को भी नहीं पता, और मैं अपनी पर्सनल बातें आपको क्यों बताऊं। ठीक है, ये बात है कि मैं तो बच्चे क्या करते हैं ना, इन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और किसी भी पुराने बयान को निकाल के और वो दिखाते हैं जिस वक्त का जो दौर था। हम भी तो इवॉल्व हुए, हमने कुछ छुपाया नहीं पर्दे के पीछे। हमारे पास पैसा आया, हमने बोला कि हाँ हमारी पहली गाड़ी GLS थी, मर्सिडीज थी 2017 में, जब आप वैगनर और थार से ऊपर नहीं सोच पा रहे थे। तो इसमें क्या गलत है? मतलब मैंने कोई बच्चों से पैसा, आज भी मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, एक छोटी सी चीज आप देखेंगे खुद ही। ऐसा नहीं कि मैं आपके इससे पहले ही ये ग्रुप बनाए। आप देखिए इस ग्रुप का नाम क्या है? स्टूडेंट फ्री बैच। स्टूडेंट फ्री बैच। और आप यस्टरडे ही देख रहे हैं, आप इतने लोगों का हो गया। एक्सेल सीट जा रही है, इस बैच में इतने बच्चे फ्री, इस बैच में इतने बच्चे, कितनी एक्सेल सीट है। आज भी जब मैं कभी यूट्यूब पे आके बताता हूँ कि मेरे किसी बैच की मान लेते हैं कि फीस 200 रुपये भी है, तो भी मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप इस नंबर पे मैसेज करिए। मेरे पास 2-4 लोगों की भी टीम नहीं है, बस जो भी 2-4 लोग हैं ना, वो यही काम कर रहे हैं कि किन बच्चों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। जबकि आज कोई मेरा अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे अपने प्लेटफॉर्म पे सब कुछ फ्री है। मैं तो आज कहीं पढ़ा रहा हूं 2-4 घंटे के लिए, वहां भी मैं इस शर्त पे हूं कि मेरा यहां से रोज 400, 500, 1000 बच्चों की लिस्ट जाएगी जिनको आपको फ्री को। ठीक है, मैं इसलिए आपसे ये सवाल जानना चाहा क्योंकि बहुत बार छात्रों को ये आंसर हमसे एक्सपेक्टेड होता है। देखिए छात्रों को नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लोग और हैं जिनको हमारी तरक्की से प्रॉब्लम है, हमारी आवाज से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमारी आवाज से है
कि यार ये शिक्षक पेपर लीक पे भी बोल रहा है, ये शिक्षक, आप चुपचाप काम करते रहिए, कोई नहीं बोल रहा। आप बस अपनी गाड़ियां दिखाइए मत, कोई नहीं बोल रहा। यहाँ तो शिक्षक 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ के भी मालिक हो गए ना, कोई नहीं बोल रहा है। बस आपने दिखाया है, आपकी आवाज बुलंद है तो आपको प्रॉब्लम है। लोगों को आपके पैसे से ज्यादा आपके प्रभाव से प्रॉब्लम है कि आप वो प्रभाव कैसे डाल दे रहे हैं। और असली प्रॉब्लम यही मेन स्ट्रीम मीडिया को है कि यार ये शिक्षक ऐसे प्रभाव कैसे डाल रहा है। वो ऐसे जीता जाता है दिल कि हम जब 10 साल से यही काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को फ्री पढ़ा दिया, ये चले ना हमारे साथ, अंजना जी चले ना हमारे साथ, एयरपोर्ट पे चलिए आप जाएंगी, एक्टर एक्ट्रेस जाते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर निगाह नहीं करता है। हम जाते हैं तो किसी और को वहाँ जिम्मेदारी लगा के हमें प्लेन तक छोड़ के जाता है, अरे सर आपकी वजह से आज यहाँ हूँ। हमने उनको उनकी मंजिल पे पहुँचाया है, उनको उस वक्त में जब वो टूट रहे थे उनके कंधे पे हाथ रखा है कि हिम्मत रखो, वक्त बदलेगा। और कई बार जैसे आपने कुछ चीज़ें दिखा दी तो ये एक मोटिवेशन का भी काम करती हैं कि यार मेरा शिक्षक पहले ऐसे था। मैं आज कपड़ों की जो बात आ जाती कि रिपीट नहीं करता, मैंने ये भी बहुत बार कहा ना कि मैं महीनों महीनों तक एक जोड़ी कपड़े पहनता था 12 और 13 में। मैंने ये भी बोला ना कि 2009-7 में हमारे रिश्तेदार में हमारे खुद के कजिन्स के यहाँ शादी थी तो हमारे पिताजी को कह दिया था बच्चों को मत लेके आना, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है। आपने वो हमारा दर्द नहीं देखा, आपने क्या देखा साहब कि कपड़े रिपीट नहीं करता। गरीबी वो तो बेचने बादशाह को भी नहीं करता, आपको बादशाह से नहीं है प्रॉब्लम। गरीबी बेचने को आप कैसा देखते हैं कि मैं बहुत बहुत गरीब हूं और फिर गरीबी को दिखा करके खुद करोड़ों कमाना और अपनी महंगी गाड़ियों को गैराज में ही खड़े रखना, दिखाना नहीं, ये सब हमारे बहुत कुछ गलत है। साथी शिक्षक जो बहुत फेमस हैं, आप भी उन्हें अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हम केवल इसलिए क्योंकि हम अपनी ही कम्युनिटी पर सवाल उठाएं, लेकिन एक बहुत ही फेयर नोट में कि किसी पर्टिकुलर डायलेक्ट को पकड़ करके, किसी एक पर्टिकुलर वेशभूषा को पकड़ करके गरीबी का मंचन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर करके बहुत गलत है। ये बहरूपिया वाला काम है ना कि आप बहरूपिया बन के जनता के दिमाग पे अपनी वो छाप जोड़ रहे हैं कि मुझे शिक्षक के लिए करना, क्योंकि जनता चाहती है कि शिक्षक आपका गरीब दिखे, हर कोई चाहता है ये गरीब दिखे, बस गरीब दिखे तो अच्छा है, तो सबके लिए अच्छा है। तो ये विश्वासघात है उन तमाम छात्रों पे जिनको आप ये गरीबी दिखा के विवश कर रहे हो कि वो भी आपके जीवन में 300 रुपये 400 रुपये का कंट्रीब्यूशन करें। आज मुझे नहीं है साहब कमाने की चाहत, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। मैं कहता हूं कि सरकार को अगर देश में योगदान के लिए मैंने जो आज तक भी कमाया वो भी लेना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी ले लीजिए साहब। आपको लगता है कि मैं देश में रहने लायक नहीं हूं तो मुझे आप जिस मर्जी देश में फेंक दीजिए। अभी सर इस पर आप क्या सोचते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत सस्ते कोर्स ला करके लिस्टेड कंपनी बनाने तक की राह पकड़ लेते हैं। बड़ी बात है, आप सोचिए। अब सवाल ये है कि आपने इमोशन के साथ साथ व्यवसाय डाल दिया। इमोशन ये था कि आप मसीहा हैं, कि आपने शिक्षा को इतना सस्ता कर दिया, शिक्षा सस्ती हुई, शिक्षा को सस्ता करने के इमोशन में आपने फंडिंग उठा ली कि देखिए हम ये करते हैं। बहुत सारे लोग इस फनल सिस्टम को शायद ना जानते हो, लेकिन आप और हम बहुत बखूबी देखिए आप बड़ी कमाल के सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। कोई भी चीज इसलिए नहीं खरीदी जा सकती कि वो सस्ती है, मजबूर नहीं किया जा सकता। ये चीज फिर भी जायज है कि टॉमी हिल फिगर में आप गए, आपने 10,000 के कपड़े लिए, उसने बोला कि 12 के ले लोगे तो ये ट्रॉली फ्री, थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ, ये ट्रॉली फ्री मिल जाएगी और आपने उस ट्रॉली के लालच में 2,000 एक्स्ट्रा डाल दिए। ये भी गलत है। बहुत देशों में ये नहीं है कि आपको लालच देके ये बेच दिया गया। एक बात बताइए, आपने भी IIT की तैयारी की है, हमने भी की है। कोचिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, कोचिंग्स का कितना डाउनफॉल हुआ है। तो क्या कोचिंग्स में टेस्ट नहीं होता था? आपने बंसल क्लासेस में किया? बिल्कुल टेस्ट होता था साहब। अंकित जी IIT निकालने लायक हैं तो इनकी कोचिंग होगी नहीं। तो कोचिंग को उस वक्त इतनी भूख नहीं थी, कोचिंग कहती थी ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, सस्ता कर दिया, कोई भी कर लो। ये भाई साहब चाहे अभी मुझे करनी है IIT की तैयारी, कर लो, हम पूछेंगे भी नहीं। हमने सस्ते के नाम पे हर व्यक्ति को मजबूर कर दिया, तुम भी तैयारी कर लो, तुम भी तैयारी कर लो, तुम भी तैयारी कर लो। आप सस्ता रखते, लेकिन आप उस सस्ते में एक टेस्ट व्यवस्था कि सब बच्चों को वो सपना ना बेचा जाए। IAS में भी यही हुआ। IAS के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान कहते हैं IAS की तैयारी जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। IAS बनो ना बनो, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो बहुत कुछ उस तैयारी में है, आप उसी का एक छोटा कोर्स निकाल दीजिए, उसके नाम पे आप बच्चे के 2.5 साल 3 साल 5 साल 7 साल 2.5 लाख रुपए लेके क्यों खराब कर रहे हैं, जो नहीं भी करना चाहता। तो ये जो थोप दिया गया कि आज रात तक कोर्स ले लीजिए, आज रात तक ये कोर्स 3,000 का रहेगा, मैंने बोल दिया है। ये जो सब एक्टिंगें हुई कि आज रात तक प्रेशर, अब बच्चे का सोचने के लिए टाइम नहीं, इंपल्सिव बाइंग। आज कितनी चीजें आप देखते होगे, मैं और आप जैसे लोग जो हमें लगता है कि हमें किसी जाल में नहीं फंसाया जा सकता। इंस्टाग्राम पे कितनी सारी चीजें मैं अगर 1 घंटा कभी स्क्रॉल कर लूं तो खरीद लेता हूं, ये देख के कि ये नाभि में डालने की दवा है, और मैक्सिमम चीजें उसमें नकली निकलती हैं।
जापान में आप नहीं कर सकते ये एडवर्टाइजमेंट, इतनी बड़ी बिस्किट है तो इतनी बड़ी दिखाई जाएगी, बट हमारे देश में आप इंस्टाग्राम पे अगर किसी बड़ी कंपनी का बटुआ देख के खरीद रहे हैं तो इमेज कुछ और है और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कुछ और है। ये चीज़ लेकिन शिक्षा में तो नहीं होनी चाहिए थी, शिक्षा में भी यही हुआ। हम सबका सिलेक्शन करा देंगे, हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन होते हैं। ये जो आज कोचिंग पे आरोप लगते हैं, क्यों लगते हैं? क्योंकि कोचिंग ने भी टॉपर्स को खरीदने से जो एडवर्टाइजमेंट करके धंधा बनाया, उस पर आप देखो सीसीपीए ने 60 कोचिंग्स को नोटिस भेज के 1,46,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये कोचिंग के ऊपर दाग लगा। शिक्षा में आप इथिक्स भूल गए, इथिक्स पढ़ा के आप इथिक्स भूल गए, आपने नैतिक मूल्यों का इतना दूसरे लोगों का और अपना हनन कर दिया। अभी ना सर हम इस सवाल को इसीलिए और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। अभी जब शुरुआत हुई थी हमारी तो बात हुई थी सरकार से सवाल पूछने की। सरकार के कुछ नुमाइंदे या सरकार के कुछ लोग जो मुखपत्र बने घूमते हैं वो हमसे भी इन तरह के सवाल करते हैं, और जब हमसे सवाल करते हैं तो हम लोग उस हाशिए पे आके खड़े हो जाते हैं कि इसका डिफेंस है। डिफेंस है भी तो नहीं भी, व्यवसाय है तो कोचिंग माफिया भी। कोचिंग माफिया के अंदर पेपर लीक इंडस्ट्री से लेकर के रैंक खरीदने की पॉलिसी से लेके फेक विज्ञापन से लेके तमाम प्रकार के सवालों को एक साथ कोचिंग के साथ टैग कर दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कहा जाए कि आप मेन स्ट्रीम हैं और आप मेन स्ट्रीम के बाहर हैं, आप स्कूली और कॉलेज शिक्षा से हैं, आप कोचिंग शिक्षा से हैं। एक समाज के अंदर अभिजात वर्ग ने सामान्य लोग को अलग करने का प्रयास किया है। लेकिन सर कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत तो कोचिंग में भी है ना? बहुत है, एकदम है। उसके लिए आप आवाज कब उठाएंगे? मैं आवाज पेपर लीक उद्योग में मैंने कोचिंग पे बोला है 15 मिनट कि कोचिंग अपना वैल्यू कैसे भूल गई, कि कोचिंग को आज जुर्माना सहना पड़ रहा है। बाजीराव एंड रवि को 7 लाख रुपए का जुर्माना हुआ, इन्होंने कह दिया हमारे 10 में 8 टॉपर, जबकि एक है सिर्फ, एक को आपने 8 बता दिया। तो जहां आप बच्चों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, बच्चों को नैतिक मूल्य पढ़ा रहे हैं, वहां आप ही अपने नैतिक मूल्य से भटक चुके हैं। देखो मैं उनका डिफेंस लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बारे में इस तरह से बोल सकता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, जैसे मैं दिल्ली के अंदर जब पढ़ाई किया तो माना जाता था कि राजेंद्र नगर में अगर आपकी एंट्री हुई है तो सबसे पहला प्रयास उस समय हुआ करता था कि आप बाजीराव रवि के अंदर एंट्री माने। रवि बिल्कुल, उनका एडमिशन जब बंद होगा तब जाके कहीं आप और जाएंगे। तो कहते और थे वो कि बंद हो ही जाता था, हमें तो नहीं मिला, नंबर नहीं मिलता था। ठीक है, आपका वो अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे उस समय, एडमिशन हो भी गया और आपने पढ़ाई कर भी ली, तो ये माना जाता था कि 1.5 साल तो फाउंडेशन है जो बाजीराव एंड रवि कराएंगे। अब इस फाउंडेशन से बाहर निकलो, अब जाओ इंडिविजुअल टीचर्स के मार्केट में, वहां जाकर आप एक एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक व्यक्ति से पढ़ो। यूपीएससी की तैयारी इतनी ज़्यादा सब्जेक्टिव है कि आप उसमें ये नहीं कह सकते कि 100% इस छात्र के बुनियाद से लेकर के सिलेक्शन तक मेरी जानकारी रही है। बिल्कुल। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है करंट अफेयर उसने कहीं से पढ़ा हो सकता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहीं और से की हो। आज सीसीपीए जिस तरह से कोचिंगों को टारगेट करके 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए का जो जुर्माना लगा करके करोड़ों की इमेज को डेंट करने का प्रयास कर रहा है, देखिए ये एक ऐसा तरीका जिस पे आप और हमको बोलना इसलिए भी ज़रूरी है कि कह तो दिया कि 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा, लेकिन सर आप भी जानते हैं कि उस कोचिंग में 2 बच्चों की फीस 10 लाख रुपए है। 2 बच्चों की फीस 10 लाख है, वो 350 करोड़ 400 करोड़ का धंधा कर रहे हैं। आप सिर्फ एक रोक लगा दीजिए कि कोचिंग अब छात्रों को एज ए विज्ञापन यूज नहीं करेगी, वो सबसे अच्छा तरीका। सर उपलब्धियों को विज्ञापन कर रहे हैं आप, इसको समझिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए कोचिंग का यहाँ पर जो कोचिंग को एक साथ टारगेट किया जाता है ना कि कोचिंग खराब है क्योंकि उन्होंने सारे, एक बहुत अच्छा बीच में सुधार आया था कि आप बता दीजिए कि हमारे कौन से प्रोग्राम में एनरोल था ये। आप नीचे लिख दीजिए कि साहब हमारे फुल टाइम फाउंडेशन बैच में पढ़ा था। लेकिन साहब ये भी गलत है, एक बात बताओ, आप एनरोल हो गए लेकिन आपकी सफलता में उस एनरोलमेंट का रोल नहीं है। आप मान लें एनरोल हुए 2022 में किसी कोचिंग में, आपको लगा यार ये समाधान ये नहीं है कि छात्र से लिखवा लिया जाए कि नहीं साहब हमारा रिजल्ट आप नहीं छापेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ज्यादा विकल्प तो अच्छा ये सबसे यही है कि छात्र खुद बता देंगे ना। छात्रों पे बताने पे रोक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन कोचिंग नहीं बताएगी कौन किससे पढ़ा। कई बार गलत कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद बच्चा सही राह पे आता है, खुद से तैयारी करता है, लेकिन आप कह देंगे ये हमारे यहाँ एनरोल था, इसने एक भी क्लास की नहीं की। ये सब में आज जिस सरकार से अपन सवाल करते हैं सर, वो क्या करती है कि अपनी उपलब्धियों को कि हमने इतने साल में ये किया, हमने इतने साल में ये किया, वो पूरा विज्ञापन का बजट बनाती है और खर्च करती है। वैसे ही आजकल व्यवसाय के रूप में कोचिंग संस्थान आ गए हैं कि हमने इतने साल में इतने बच्चों को निकाला, 1 2 3 रैंक दी, हमने ये सिलेक्शन कराया। विज्ञापन उनका भी इसीलिए है ताकि उनका व्यवसाय और बड़ा बने। व्यवसाय एथिकल हो, ये आप और हम दोनों सेम पेज पर हैं। अब उस एथिक्स में कितना एथिकल हो कि छात्र खुद कंसेंट दे, नंबर 1। ये वैसे ही है कि सरकार अगर कहे कि इस बुढ़िया या इस बूढ़े व्यक्ति को फायदा हुआ है हमारी योजना का, तो वो बूढ़ी अम्मा अगर बताए कि भैया देखो हमको हुआ था, ये हमारा कंसेंट लेटर है, यही तो चाह रहे हैं ना। बिल्कुल हाँ। तो ऐसे में जहां तक सीसीपीए के द्वारा की जाने वाली हरकत है, जिसमें वो इसलिए कि आपने गलत रैंकिंग दिखाई, वो रास्ता सही नहीं है, उससे मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। वो टोकनाइजेशन ऑफ क्राइम कर दिया आपने कि इतना सा प्लान देकर के इनकी करोड़ों की इमेज खराब कर दे। उससे ज्यादा तो मेट्रो पे थूकने पे जुर्माना है, जुर्माना है वही। तो मेरा मानना तो ये है, देखो कि ये हुआ क्यों कि कोचिंग्स आज
इस लेवल पे या इस स्तर पे पहुंच गई। आज से 15 साल पहले कोचिंग्स पे इतना नहीं उठता था सवाल, जैसे मैंने कहा कि कोचिंग्स पागल नहीं रहती थी। आज पैसे के लिए स्केल का जमाना है कि मेरे को स्केल करना है। मैं जो 400 बच्चे पढ़ा रहा था, मेरे को 4000 पढ़ाने हैं, मेरे को 8000 पढ़ाने हैं, मेरे को 10,000 पढ़ाने हैं, 20,000 पढ़ाने हैं, मुझे 50,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। जब ये भूख आई, जब ये हवस पैसे की आई, कमर्शलाइजेशन इतना हो गया कि टॉपर्स भी ये चाह रहा है कि आप मुझे पैसा दो तो मैं बोलूंगा कि आप मेरी फोटो छापो। हर चीज बिकाऊ हो गई। तो शायद मुझे तो यही लगता है कि हमें ठीक तरीके से शिक्षा नहीं मिली। हमने कभी नहीं सोचा था जब हम सेलेक्ट हुए थे। शिक्षा का ही है, शिक्षा का ही है। ये ऐसी चीज है कि जब कई बार विदेश से घूम के आते हैं, जैसे कहीं दुबई वगैरह आप चले गए, लौट के आएंगे तो गेट के बाहर ही विज्ञापन कोचिंग का मिलेगा। ये दर्शाता है कि एक तरफ वो विज्ञापन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी एमएनसीज हैं, और आप विज्ञापन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से सरकारी नौकरी पाने वालों की संख्या इतनी है। ये दर्शाता है कि हमारे बुनियादी स्तर में अगर रूट कॉज तलाशने जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था में दिक्कत निकलेगी, और उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सुधार की। हमने चर्चा बड़ी कंस्ट्रक्टिव की और हम दोनों बतियाने में बहुत माहिर हैं, बतियाते बतियाते शाम कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको अगर हमारी चर्चाएं पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट बॉक्स में दें। हमारा कोई उद्देश्य किसी की ना तो बैशिंग करना था और ना ही तारीफ करना था। हमारा मतलब सब अपने अपने रास्ते पे अच्छा काम करें। देखिए, सबका समाज के लिए योगदान याद रखा जाए, बिल्कुल उस लेवल का तो योगदान हो अगर आप किसी भी स्तर पे हैं तो। बिल्कुल ऐसा ना हो कि एक केला इसीलिए दिया जा रहा है कि 10 सेकंड का रील बना के 10 किलो की कीमत वसूली जाए, ये ना हो। बिल्कुल। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकालने के लिए धन्यवाद। कि अपने बच्चों को अगर आप समर वेकेशंस में, इवन आप खुद भी क्लॉड का यूज करना सीखना चाहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल बनाना सीखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आइए, क्लास ज्वाइन करते हैं। धन्यवाद।